Hello and welcome to our special podcast on bone and joint health. I'm your anchor Pooja, and today we're going to be talking about a burning topic, which is knee and hip replacement surgery, which is clearly on the rise, especially in senior citizens and with growing age. Now, why is it happening? What is going right? What is going wrong? We need to understand a lot from our very renowned orthopedician who's going to be joining us in a bit. But let's understand a little more कि क्यों बढ़ती उम्र के साथ knee problems are increasing. I've also read that fall is apparently the sixth leading cause of death as well. हम अपनी body के हर अंग का ख्याल रखते हैं, but the most important body part, which is our bones, is sometimes neglected, and we need to really take care of it in time. So, to educate us more about this subject of how we can take care of our bones, knees, and ensure that we have a healthy lifestyle, we have amongst us a very renowned, globally renowned doctor, orthopedician with us, Professor Dr. Rajesh Malhotra. Professor Dr. Rajesh Malhotra was initially teaching as the head orthopedics at the AIIMS New Delhi. He's also currently working as the senior consultant, clinical lead orthopedics, North India at the Indraprastha Apollo Hospitals, New Delhi. It's clearly our honor that he's going to be joining us today to educate us more about bone and joint health. Please welcome Professor Dr. Rajesh Malhotra. Welcome to our show, sir. So, Doctor, I was really inspired and I was reading one of your books, which is Fix It Before It Breaks. And I think it's truly inspiring कि किस तरह से आपने highlight किया about the importance of bone health. So, Doctor, I really wanted to know कि क्या प्रेरणा थी behind writing this book और क्या story थी behind writing this book, if you could share with us. थैंक यू पूजा। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि बुजुर्गों की बोन और जॉइंट हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है। आपको जान के हैरानी होगी कि जो हमारे सीनियर सिटीजन है 75% जो उनके ऊपर खर्च होता है हेल्थ केयर पे, वो कैंसर या हार्ट प्रॉब्लम पे नहीं बल्कि हड्डियों की बीमारियों पे खर्च होता है। और आप तो जानते ही होंगे कि जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनके लिए जो इकोनॉमिकल जो बर्डन है, इकोनॉमिक बर्डन हेल्थ केयर का वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें 3/4 जो है वो ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम के हिस्से में जाता है, चाहे वो स्पाइन की प्रॉब्लम हो, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, या अगर कैंसर की भी बात करें तो वो कैंसर जो हड्डियों में फैल जाते हैं और जिनका इलाज करना पड़ता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ना सिर्फ देश के वृद्ध लोगों को अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए और उनको हेल्दी ओल्ड एज देने के लिए, बट एक पैसे को भी बचाने के लिए जिसका देश के अन्य कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है, हमें बुजुर्गों की बोन की और जॉइंट की हेल्थ और स्पाइन की हेल्थ टेक लुक आफ्टर करना, टेक केयर करना बहुत जरूरी है। अब ये बात आई, आपने कहा कि लोग गिरते हैं साल में एक बार, अक्सर मेजॉरिटी लोग गिरते हैं, खास करके अगर वो 80 साल से ऊपर चले जाते हैं, पर ये गिरने का सिलसिला 60 साल की उम्र के बाद से ही शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तो आप कई बार आपकी नजर कमजोर हो जाती है, आपकी हियरिंग कमजोर हो जाती है, इसके अलावा आप कई बार बहुत सारी दवाइयां ले रहे होते हैं, कई लोगों को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि अगर पार्किंसनिज्म है तो उसमें गिर सकते हैं। तो एक पहलू तो हो गया गिरने का कि पेशेंट की हेल्थ, अगर वो फिट है तो उनके गिरने की संभावना कम है, अगर वो फिट नहीं है तो उनके गिरने की संभावना ज्यादा है। तो अगर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आपको गठिया है, हमें बहुत बार ऐसे पेशेंट मिलते हैं जिनके घुटने खराब है, किसी तरह से वो घुटने की ऑपरेशन को अवॉइड करते चले जा रहे हैं, एक दिन गिर जाते हैं और कूल्हा टूट जाता है, तो वेरी बिग प्राइस टू पे। तो इस तरह से अगर आपके जोड़ों में गठिया है, जोड़ों में दर्द है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो आपको और आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई या लो रहता है, आई साइट और हियरिंग में प्रॉब्लम है, बहुत सारी दवाइयां अगर आप लेते हैं। एक बात का और मैं आपको ध्यान आपका ले जाना चाहूंगा इस तरफ कि कई बार जो बिल्कुल कॉमन दवाइयां हम इस्तेमाल करते हैं उनसे बुजुर्ग लोग जो है ड्राउजी होकर गिर जाते हैं। आपको जैसे कि डाइजीन जेल या कोई भी एंटासिड जेल, जिसको अगर वो पीते हैं तो कई बार बुजुर्गों में उससे ड्राउजीनेस हो जाती है। कोई अगर आप नींद की दवाई देते हैं किसी बुजुर्ग को, बच्चों में और बुजुर्ग में
नॉर्मल से कम डोज का इस्तेमाल किया जाता है, तो कई बार नॉर्मल डोज किसी बुजुर्ग को दे देते हैं तो उसका सेडेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है जिससे वो गिर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि पॉलीफार्मेसी, अगर आप 3 से ज्यादा दवा खाते हैं, आप बुजुर्ग हैं और 3 से ज्यादा दवा खाते हैं, तो आपको गिरने का खतरा बहुत ज्यादा है। और अगर आपको जैसे सर्वाइकल है, आपको चक्कर आते हैं, तो भी गिरने का खतरा ज्यादा है। तो ये तो हो गए पेशेंट की हेल्थ से संबंधित। इसके अलावा एनवायरमेंट, अब एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा लोग बाथरूम में गिरते हैं, और किसी हमारे यहाँ शायद बहुत कम लोग हैं जो बाथरूम में स्किड प्रूफ मैट लगवाते हैं, और वो बुजुर्ग लोग जाते हैं अगर अब पैर फिसलता है, और आपने देखा होगा कि हर जगह अब ये ट्रेंड होता जा रहा है कि कहीं भी गीली जगह है तो वेट फ्लोर लिख के कहा जाता है, क्योंकि गीली जगह पे आपको गिरने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है, अब तो मोबाइल फोन हो गए। पुराने जमाने में हम ये देखते थे कि बुजुर्ग अकेले हैं घर पे, दूसरे कमरे में है, घंटी बजी तो उसके तेजी से दौड़े कि भाई फोन कट ना जाए और इसमें कहीं पैर उलझ के और गिर गए। फुटवियर प्रॉपर नहीं होना, अगर तारे हैं, लूज वायर्स हैं जिनमें पैर अटक सकता है, लूज कारपेट है जिसमें पैर अटक सकता है, स्टेयर्स में रोशनी नहीं है, हैंड रेल नहीं है, वो हर एक चीज मैटर करती है। मैं हमेशा बुजुर्गों को ये बोलता हूँ कि आप अपने बेड पे एक बेड स्विच रख के लाइट, अगर आपको उठना है, आपको बाथरूम जाना है, तो आप पहले बेड स्विच से लाइट ऑन करें, और एकदम हड़बड़ाहट में जल्दी में ना उठे, क्योंकि अचानक तेजी से उठने में आपका ब्लड प्रेशर फॉल कर सकता है, खास करके अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाइयां खा रहे हैं, और ऐसे में चक्कर आके आप गिर सकते हैं। क्योंकि अगर आप गिरे तो उसके बाद आपका इस पे कोई कंट्रोल नहीं है कि आपको क्या चोट लगेगी और कितनी सीरियस चोट लगेगी। जैसा कि हम बात कर रहे थे, जब बुजुर्ग लोग गिरते हैं तो ऑलमोस्ट 20% को फ्रैक्चर हो जाता है, और 10% लोग जो है हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। तो इस तरह से आप गिरने से आपकी हड्डी टूट सकती है, कूल्हा टूट सकता है। अगर आप साइड से गिरे तो आपकी पसली टूट सकती है, वो रिब जाके आपके लंग को पंक्चर कर सकती है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे बुजुर्ग हैं, इनके ऊपर ऐसा लेबल लगा होना चाहिए जैसे शीशे की चीज पे लिखा होता है, फ्रेजाइल हैंडल विद केयर। जैसे शीशे की चीज को आप ट्रांसपोर्ट करते हैं और आपको ये पता है, डर रहता है कि अगर ये गिरा तो ये टूट जाएगा, तो हमारे बुजुर्ग इसी तरह फ्रेजाइल है, नाजुक है, और उनको टूटने से बचाना हमारा है। और आपने ये भी कहा था कि इंस्पिरेशन कहाँ से हुई, तो इंस्पिरेशन जैसे मैंने कहा कि इंस्पिरेशन हमेशा आती है आपके घर से, आपके परिवार से, आपके मित्रों से, आपके आपके पड़ोस से, आपके स्कूल से, न्यूज़पेपर से, रेडियो से। अगर आप इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं तो आपको कहीं भी मिल जाती है। बहरहाल ये 2 वजह थी, एक तो मेरी मदर का गिरने से फ्रैक्चर हुआ और ऑस्टियोपोरोसिस से उनको कई सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो वो तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस था। लेकिन जब इंडियन सोसाइटी ऑफ बोन एंड मिनरल रिसर्च स्टार्ट हुआ, जिसमें कि ये हम लोग चाहते थे रिसर्च करना कि बोन्स, इंडियन बोन्स का कैसे ख्याल रखा जाए, तो उसमें ये लोगों ने समझ लिया था कि ऑर्थोपेडिक्स का एक हिस्सा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हड्डी टूटती है तो ऑर्थोपेडिक्स वाले ही मैनेज करते हैं। तो मैं उसमें ऑर्थोपेडिक कन्वीनर था। तो पहले एक किताब लिखी गई, फूड्स फॉर बोन हेल्थ। उसमें ऐसी व्यंजन बताए गए थे कि जिसमें किस डिश में, किस सब्जी में कितना कैल्शियम है, और किस तरह से आप उसकी फूड वैल्यू बढ़ा सकते हैं, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसको बोन के लिए अच्छा बना सकते हैं। तो इसी की सीरीज में फिर मैंने वॉलंटियर किया कि हम क्यों ना एक किताब लिखे, एक्सरसाइजेस फॉर बोन, और वो इंस्पिरेशन थी। और एक बात और भी है कि आप समझते ही हैं कि अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस रास आती है, तो हर एक आदमी हर एक तरह की एक्सरसाइज नहीं कर सकता, वो आपकी बोन क्वालिटी पे डिपेंड करता है। और इस बात को भी हमने इस किताब में बताया है, इसके बारे में और बात करें। सर डॉक्टर, बिल्कुल सही मैसेज दिया आपने कि हमें बुज़ुर्गों का ख़्याल रखना है, छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान देना है ताकि उन्हें इंजरी ना हो और उन्हें हम जितना बचा सकें, पहला पोर्शन आई थिंक बचाव ही है कोई भी ट्रीटमेंट का।
सो डॉक्टर, कुछ इस तरह से सुझाव अगर आप दे सके, स्पेशली नोइंग दैट फॉल इज द सिक्स्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन अ डेथ। सो अगर हम इस चीज़ से अपने बुजुर्गों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं राइट फ्रॉम यंग एज? किस तरह के सुझाव, किस तरह के मेजर्स हम ले सकते हैं टू इंश्योर कि वो आगे की उम्र में भी तकलीफ का सामना ना करें? क्योंकि चलना ही ज़िंदगी का नाम है और चलते रहेंगे तभी तो स्वस्थ रहेंगे। और अगर चलते रहना है तो किस तरह से अपनी हड्डियों का ख़्याल रखें, इस बारे में अगर आप कुछ कह सकें? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया। हम ये कहते हैं मूव इट और लूज़ इट। जो आप शरीर के हिस्से की मूवमेंट आप बंद कर देंगे, उसको आप खो देंगे। और एक उम्र के बाद जो भी ऐसी आप अपनी एक्टिविटी को खो देंगे, वो आपको दोबारा नहीं मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि हमें 2 टाँगें दी गई चलने के लिए, और जब तक हम अपने पैरों पे चलते हैं, हमारी हड्डियाँ मज़बूत रहती हैं। तो एक बहुत ज़रूरी बात है, जैसे आपने कहा कि अगर चलेंगे नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अगर आप चलेंगे नहीं तो आपकी हड्डियाँ एकदम कमज़ोर हो जाएँगी, और इसलिए हड्डियों पे वज़न डालते रहना निरंतर एक बहुत अच्छा तरीका है उनको कमज़ोर होने से बचाने का। लेकिन जो हड्डियाँ हैं, उनकी जो हमारी ब्लड सप्लाई आती है, वो आती है उसके ऊपर जो मसल अटैच्ड है। तो वो मसल जितना अच्छा काम करेंगे, जितना मजबूत होंगे, उतना हमारी हड्डियों की ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। तो एक काम तो ये है कि अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं या नहीं भी हैं, अगर आपकी मांसपेशियाँ मजबूत हैं, तो आपको गिरने का रिस्क कम हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार ऐसे टेस्ट बताए जाते हैं कि ज़मीन से जो व्यक्ति बिना हाथ लगाए उठ सकता है, उसके मसल्स बहुत अच्छे हैं, उसके गिरने का रिस्क कम है। लेकिन हमारे पास भी ऐसे टेस्ट होते हैं। हम एक व्यक्ति को कुर्सी से कहते हैं कि आप उठिए, 6 मीटर चलिए, वापस आइए और बैठिए, और हम उसको बोलते हैं टाइम्ड अप एंड गो टेस्ट, TUG, टग। और टाइम्ड अप एंड गो से हमें ये पता लगता है कि उसका संतुलन कैसा है, वो उठ के जाके कितने सेकंड्स में वापस आ जाता है। और अगर उसको 14 सेकंड से ज़्यादा लगते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति को गिरने का रिस्क है। एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ और बताता हूँ। एक स्टडी आई, उसमें ये था कि अगर आप किसी बुजुर्ग के साथ चल रहे हैं और आप उससे बात करते हैं, लेकिन वो चलते चलते आपसे बात नहीं करता, जब वो आपसे बात करने लगता है वो रुक जाता है और आपसे बात करता है, तो उस व्यक्ति को गिरने का बहुत ज़्यादा रिस्क है। इसको ये नाम दिया गया स्टॉप्स व्हेन ही टॉक्स। तो ऐसे छोटे छोटे हिंट होते हैं, और एक बार जो गिर गया उसने अपने पत्ते आपको दिखा दिए। तो एक बार गिरने वाले व्यक्ति का दोबारा गिरने का रिस्क मल्टीपल टाइम्स हो जाता है, बजाय इसके कि जो व्यक्ति कभी नहीं गिरा है। और जैसे हम कहते हैं कि स्विमिंग है, वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, सारे मसल स्ट्रांग होते हैं, उसमें हड्डियों पे वजन नहीं पड़ता, तो उसमें हड्डियां मजबूत नहीं होंगी, लेकिन मसल्स जो आपका बैलेंस बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सब मजबूत होंगे। और मान लीजिए कि आपको स्विमिंग नहीं आती है, लेकिन आपके पास कोई स्विमिंग पूल की एक्सेस है, तो आप अगर सिर्फ उसमें कमर तक पानी में चलते हैं, तो आपके सारे मसल्स और सारे बैक और बैलेंस बनाने वाले मसल्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। इसी तरह बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि आप कर सकते हैं अपने संतुलन को बेहतर करने के लिए। जैसे कि क्या आप और हमने इस किताब में कुछ टेस्ट लिखे हैं कि आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आपका बैलेंस कैसा है। उनमें एक तो टाइम्ड अप एंड गो टेस्ट है, एक है कि क्या आप अपना एक टांग पे खड़े हो सकते हैं, बैलेंस बना सकते हैं। क्या आप जो है आंखें बंद करके अपने हाथ सामने फैला के बिना डिजीनेस के आप खड़े हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम हमेशा ये बोलते हैं, एनकरेज करते हैं पब्लिक को एजुकेट करने के लिए, जिससे वो इसी तरह ऑस्टियोपोरोसिस में भी होता है, हड्डियां कमज़ोर में 10 सवाल कहे जाते हैं कि आप वो 10 सवाल के जवाब अपने आप से पूछें, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क है कि नहीं, कि आपको मेनार्की या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल किस एज पे शुरू हुए, किस एज पे ख़त्म हुए, आप सिगरेट पीते कि नहीं पीते, शराब पीते कि नहीं पीते, आपकी मदर को फ्रैक्चर हुआ था कि नहीं हुआ था, आपको कभी पहले ऑस्टियोपोरोसिस से फ्रैक्चर हुआ था कि नहीं हुआ था। तो ये सब सेल्फ हेल्प है। और क्योंकि मैंने पहले भी कई बार इस बात को रिपीट किया है कि आज की डेट पे पेशेंट्स को समझाना, उनको अवेयर कराना, उनको एजुकेट करना एक बहुत अच्छा तरीका है। और ये कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन भी हो सकती है कि अगर हम टीवी पे बार बार बताएं कि आप सबसे ज़्यादा लोग जो कूला टूटता है और उससे मरते हैं, सबसे ज़्यादा वो बाथरूम में गिरते हैं।
तो लोगों को अपने बाथरूम को फॉल सेफ बनाना चाहिए, घरों को फॉल सेफ बनाना चाहिए। आप कहीं के घर में ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, पोता पोती नाती हैं, उनके खिलौने इधर उधर पड़े हैं और वो दादी या नानी चलते हुए पैर कहीं अटका और गिर गए। इसी तरह अगर कई लोग बहुत फैंसी ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम के बीच में कुछ स्टेप्स बना देते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ, भाई तुम्हारे घर में कोई बुजुर्ग नहीं है क्या? कहीं भी उस स्टेयर में पैर अटक जाना। अगर इसी तरह सीढ़ियों में आप फ्लोरेसेंट लाइनिंग लगा सकते हैं एज पे, ताकि आप स्टेप को मिस नहीं करें। तो हर जगह अगर हम ऐसा सोच के चले कि हमें अपने घर को, अपने ऑफिस को, अपने एनवायरनमेंट को फॉल प्रूफ बनाना है कि कोई भी वहाँ गलती से भी गिरे नहीं। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में फेलोशिप कर रहा था बोन बैंकिंग की, जो आपको शायद मालूम हो, इंडिया में कैडावरिक बोन बैंकिंग मैंने शुरू किया, और वो उसके लिए जब मैंने ट्रेनिंग ली ऑस्ट्रेलिया में, तो हमारी छोटी बच्ची को हम जब पार्क लेके जाते थे, तो पार्क में जो झूले थे तो नीचे आर्टिफिशियल ग्रास का टर्फ था कि बच्चा अगर स्विंग से गिर भी जाए तो उसको चोट नहीं लगे। तो पहले तो ये बहुत ज़रूरी है। बाकी जो इसके बारे में हमने कुछ इन्वेंशंस की हैं, इसके बारे में कुछ देर में बात करेंगे, पर क्योंकि वो हमारी इंटरवेंशन है। जो पेशेंट के करने की चीज़ है वो ये है कि आपको ऐसी आदत पड़नी चाहिए कि आप जहाँ कुछ रिस्क देखें, आप कुछ देखें यहाँ पे चोट लग सकती है, यहाँ फॉल हो सकता है, तुरंत उसको वहीं पे एड्रेस करें, उसको छोड़ें नहीं। तो इसी के साथ साथ पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर। हमने बात की बचाव के बारे में, हमने बात की टेस्ट के बारे में, कई सारी चीज़ों के बारे में। तो हम बोन हेल्थ के बचाव के बारे में समझ गए, बट अगर आगे हम बात करें अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ विटामिन डी। आई थिंक विटामिन डी बहुत पॉपुलर एलिमेंट है, सप्लीमेंट्स की बातें होती हैं, बट क्या इंपॉर्टेंस है विटामिन डी की हमारे शरीर के लिए, हमारे बोन्स के लिए, उस बारे में अगर आप थोड़ा बता दें। तो विटामिन डी इज़ नाउ बीइंग रिकग्नाइज्ड एज द मैजिक हार्मोन और मैजिक विटामिन, मैजिक हार्मोन एक्चुअली मोर लाइक इट। और उसका वजह ये है कि विटामिन डी के बोन पे तो बहुत अच्छे इफ़ेक्ट हैं ही। विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, टूट सकती हैं, डिफ़ॉर्म हो सकती हैं। लेकिन विटामिन डी का बहुत सारी और बीमारियों में भी रोल, इम्यूनिटी आपकी विटामिन डी बढ़ाता है, कई कैंसर से बचाव करता है। जब हम ट्रॉमा सेंटर में कोविड हॉस्पिटल चला रहे थे, तब ये नॉलेज आई सामने कि विटामिन डी की कमी जिनमें थी, उन पेशेंट्स का जो आउटकम था कोविड के बाद ज़्यादा एडवर्स था, उनमें डेथ ज़्यादा हुई, और जिनके विटामिन डी अच्छे थे उनकी डेथ कम हुई। तो विटामिन डी जो है वो हमारी हड्डियों को बनाने में काम करता है, और उसका कोई प्राकृतिक सोर्स वेजिटेरियन कुछ नहीं है। तो वो आपको फिश में या लिवर में, इन चीज़ों में मिलता है, या धूप से मिलता है। तो धूप की समस्या ये है कि जो अगर आपको विटामिन डी धूप से बनाना है, तो आपको 10 बजे से 2 बजे के बीच में धूप में अपना चेहरा, गर्दन और ऊपरी धड़, चेस्ट और बैक को कम से कम 45 मिनट के लिए एक्सपोज करना है। दूसरी बात कि धूप में से विटामिन डी छन के नहीं आ रहा है, हमारी स्किन के नीचे जो फैट है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, राइट। और हमारी स्किन जो है वो काम करती है मैन्युफैक्चरिंग का, वो रॉ मटेरियल लेती है फैट से, और उस फैट में, कोलेस्ट्रॉल में जो रेडिएशन से चेंजेस आते हैं, उनसे वो विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। तो अगर 45 मिनट इस पूरी प्रक्रिया में लगते हैं और आप 20 मिनट धूप में बैठ के अंदर चले गए, तो आधा आधा पका पकाया विटामिन डी वहाँ से हट जाएगा और विटामिन डी नहीं बनेगा। अब आप एक वृद्ध व्यक्ति की बात सीखिए, उनकी स्किन बूढ़ी हो गई है, उसमें वो एफिशिएंसी नहीं है विटामिन डी बनाने की, उनकी स्किन के नीचे फैट खत्म हो गया है, झुर्रियाँ आ गई हैं, और वो धूप में जाते नहीं हैं, बाहर जाते नहीं हैं। और ज़्यादातर लोग जो हमारे यहाँ देश में, एक तो हमारा जो कलर है स्किन का वो डार्क है, वो एफिशिएंट नहीं है विटामिन डी बनाने के लिए। एक फेयर स्किन जो है वो ज़्यादा अच्छा विटामिन डी बनाती है, लेकिन फेयर स्किन वाले सब सनस्क्रीन लगा के चलते हैं, तो उनकी फिर विटामिन डी नहीं बनती है। और 10 से 2 के बीच में आप बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन 10 से 2 के बीच में या 2.5 के बीच में, जब आपकी परछाई आपकी हाइट से, आपके कद से छोटी है,
वो समय है विटामिन डी बनाने का। तो अब जब कोविड में लोगों ने वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर दिया, बाहर जाना बंद कर दिया, हमारे बच्चे धूप में बाहर ग्राउंड में खेलने नहीं जाते हैं, माँ बाप धूप में नहीं जाने देते हैं, वो अंदर बैठ के वीडियो गेम खेलते रहते हैं, और कोई खाने पीने की चीज़ से ये मिलने वाला नहीं, खास करके आप वेजिटेरियन हैं, तो आप बताइए विटामिन डी की कमी तो होगी ही होगी, और विटामिन डी की कमी से फिर आपकी हड्डियां कमज़ोर होंगी। तो इसलिए ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि हमें कुछ विटामिन डी अपना डाइट में लेना चाहिए, और जैसे जैसे विटामिन डी के अच्छे प्रभाव हमारे नोटिस में आ रहे हैं, लोग धीरे धीरे डोज बढ़ा रहे हैं। जब हम पढ़ते थे तो 400 यूनिट था, फिर 1000 यूनिट हो गया, अब बोलते हैं कि 2000 यूनिट ले लीजिए, और कुछ तो ये बोलते हैं कि जितना ज़्यादा ले ले अच्छा है, क्योंकि ओरली लेने से टॉक्सिसिटी नहीं होती। और कुछ लोगों ने तो ये भी दिखाया है कि कुछ तरह के गठिया में और बहुत सारी स्किन डिसीजेज में विटामिन डी का बहुत लॉस होता है, और हाई डोज विटामिन डी देने से बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो बहुत ही ज़रूरी एक हमारे लिए चीज़ है विटामिन डी। आई थिंक बहुत एनलाइटन किया डॉक्टर आपने विटामिन डी के अब्जॉर्प्शन के बारे में, एंड वेजिटेरियंस को विटामिन डी कैसे मिल सकता है थ्रू सप्लीमेंट। आई थिंक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, तो थैंक यू वेरी मच वो हाईलाइट करने के लिए डॉक्टर। सो बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की डॉक्टर, तो उसके बारे में अगर आपको चाहिए तो ऑस्टियोपोरोसिस असल में स्त्रियों की बीमारी है। ओके 80% स्त्रियां होती हैं, 20% पुरुष होते हैं, और इसका कारण ये है कि स्त्रियों में मेनोपॉज होता है, या जिसको रजोनिवृत्ति कहते हैं, जब आपके पीरियड बंद हो जाते हैं। तो उस समय पे जो हार्मोनल का जो हमारी जो बोन्स होती है, और ऐसा नहीं है कि आदमियों में फीमेल हार्मोन नहीं होते, होते हैं, छोटी मात्रा में होते हैं, लेडीज़ में मेनली होते हैं। 20% हमारी बोन जो होती है वो लेडीज़ के हार्मोन्स पे डिपेंडेंट होती है। जब वो फीमेल हार्मोन्स जब वो क्षय होते हैं मेनोपॉज के पास में, तो वो बोन लॉस होना शुरू हो जाता है। और ये जो हार्मोन का इम्बैलेंस है जिसकी वजह से बोन लॉस होता है, ये लेडीज़ में होता है। जेंट्स में कुछ ऐसा एंड्रोपॉज नहीं होता जो ड्रामेटिक हो कि एकदम आपके हार्मोन्स बनने बंद हो जाएं, और कुछ ऐसे आपको कोई जैसे कोई ऐसी और इंडिकेशन नहीं होती जैसे लेडीज़ में पीरियड्स बंद होना होती है। तो लेडीज़ में ये मेनोपॉज की वजह से बोन लॉस शुरू होता है, और कुछ एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ लेडीज़ होती हैं जिनमें ये फॉल बड़ा तेज़ होता है। दे आर कॉल्ड रैपिड लूजर्स, और वो कई बार 1 से 2 साल के अंदर, मेनोपॉज के 1 से 2 साल के अंदर अपनी 5%, 6% और 10% तक बोन लूज कर सकती है। तो एक तो ये बात हुई। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन या मेल हार्मोन कम होने से कुछ फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो धीरे धीरे होता है और इतना ड्रामेटिक नहीं होता। जो दूसरे टाइप का ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो ये होता है, इसमें तो ऐसा हुआ कि बोन आपकी बन धीरे रही है और डिज़ोल्व ज़्यादा हो रही है, वो टाइप 1 ऑस्टियोपोरोसिस है जो मेनोपॉज पे होता है। हमारी बोन डेड नहीं है, हमारी बोन लिविंग है। हमारी बोन जगह जगह हम जैसे वर्कर काम करते हैं, ऐसे सेल्स आते, तो रोड है अगर मान लीजिए, तो रोड में कहीं खड्डा भर गया, बन गया, तो उसको भरने के लिए आते हैं। अब मान लीजिए रोड में कोई क्रैक हो गया, तो एक टीम आती है, पहले वो इसको खोद देती है, खोद के इसको एक दरार को एक खड्डे की तरह बना देती है, और दूसरी टीम आती है उसको भर देती है। ये दोनों अलग अलग आर्मी है। एक आर्मी है जो बोन निकालती है, एक आर्मी है जो बोन बनाती है। अब होता ये है कि आर्मी निकालने वाली तो फटाफट 3 हफ्ते में अपना काम करके निकल जाती है, और जो बनाने वाली है उसको गड्ढा बनने में 3 महीने लग जाते हैं। तो दोनों में मिसमैच है। और जब ये मेनोपॉज होता है तो वो तो आर्मी की स्ट्रेंथ एकदम बढ़ जाती है जिसने बोन निकालनी है, तो पता लगा जगह जगह खुद गई सड़क, लेकिन भरने वाली टीम जो है वो वही है, उसी को जाके सब जगह भरना है, तो जगह जगह होल्स हो जाते हैं सड़क पे या बोन में। इसलिए मेनोपॉज स्त्रियों में ऑस्टियोपोरोसिस का मेजर कारण बन जाता है। जो दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो ओल्ड एज में, जो हमारी सारी की सारी सेल्स बूढ़ी हो जाती हैं, तो बोन बनाने में ही कमज़ोर हो जाती हैं, वो तो बोन बनती मुश्किल से है, और वो इफ़ेक्ट जो है मेल्स और फीमेल्स में बराबर आता है। तो इसलिए हमें ये ज़रूरी हो जाता है कि ओल्ड एज वाले को डिस्टिंग्विश करें कि एक 80 साल के लेडी में मेनोपॉज का बोन लॉस भी है,
और ओल्ड एज के साथ जो बोन बननी कम हो गई है उसका लॉस भी है। जबकि एक 80 साल के आदमी में सिर्फ वो जो बोन बननी कम हो गई है मेनली वही लॉस का कारण है। तो ये कारण है। और बाकी मैंने आपको बताया कि अगर हम यूज़ नहीं करते हैं, हड्डियों पे वेट नहीं डालते हैं तो वो वीक हो जाती है। ऐसा भी होता है बहुत सी दवाइयाँ आपकी हड्डियों को बहुत नुकसान पहुंचाती है, जैसे कि स्टीरॉइड्स, जैसे कि डायूरेटिक्स, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं। बहुत सारी बीमारियाँ आपको ऑस्टियोपोरोसिस के लिए प्रोन करती हैं, जैसे आर्थराइटिस जिनमें आपका चलना फिरना बंद हो जाता है। बहुत सारे कैंसर्स ऐसे होते हैं जिनमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। बोन कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो जब हम किसी ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस है जो मेनोपॉज के साथ हुआ है या इसका कोई और कारण तो नहीं है। तो हम एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। जैसे किसी की थायराइड अगर बहुत ज़्यादा काम कर रही है तो भी उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो बॉडी के जो हार्मोन, जो अंग हमारी हड्डियों को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, जैसे लिवर है, किडनी है, उन सब की बीमारियों से भी हमारी हड्डियां प्रभावित होती हैं। क्योंकि चलते रहना ही ज़िंदगी का नाम है और चलते रहेंगे तभी तो स्वस्थ रहेंगे। सो अगर आगे चलते रहना है, ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है तो कैसे हमारी यंग जनरेशन अपने आप को स्वस्थ रख सकती है? कुछ आप उस बारे में सुझाव दें अबाउट देयर डाइट, एक्सरसाइज, जो भी आप कहना चाहें डॉक्टर। तो देखिए ऐसा है, ज़िंदगी में हर चीज़ नफ़े और नुकसान पे चलती है। जो डाइट होती है वो किसी बीमारी के लिए अच्छी होती है, किसी बीमारी के लिए ख़राब होती है। आपको पता है कि लिवर डिसीज़ होती है तो अलग तरह की डाइटरी रिस्ट्रिक्शन होती है, डायबिटीज़ में अलग होती है, किडनी डिसीज़ में अलग होती है, किसी में हम हाई प्रोटीन देते हैं और किडनी डिसीज़ में कम प्रोटीन देते हैं। तो एक पहली बात तो ये है कि ऐसी खुराक हो, ऐसी चीज़ें होती हैं जो बोन को डैमेज करती हैं और ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो बोन को फ़ायदा करती हैं। तो फ़ायदा करने वाली चीज़ों में है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क जो है ना सबसे प्राकृतिक माध्यम है। हमारे पहला जो आहार होता है जीवन में आने के बाद वो दूध होता है। तो प्रकृति हमें बताती है कि सबसे ज़्यादा पौष्टिक हमारे उस ग्रोथ के लिए दूध है। और वो जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उसमें जितना कैल्शियम है वो सीधे के सीधा एब्जॉर्ब हो जाता है। आप एक कैल्शियम की टैबलेट खाते हैं अगर कैल्शियम कार्बोनेट की, और उसमें 500 मिलीग्राम की गोली में से मुश्किल से 250 मिलीग्राम आपको एब्जॉर्ब होता है। आप 250 ml दूध पीते हैं तो 250 मिलीग्राम कैल्शियम आपकी बॉडी में चला जाता है। तो नेचुरल सोर्स है। हम बहुत ज़्यादा कैल्शियम खाने पे जोर नहीं देते। हम कहते हैं कि आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। डाइट में बुरा क्या है? शराब बुरी है, बहुत हाई प्रोटीन डाइट खराब है, हाई ऐश डाइट, हाई सॉल्ट डाइट, ये सब कोलास, उनमें बहुत से बोन को डैमेजिंग वाले सब्सटेंसेस रहते हैं। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, अगर 1 कप कॉफ़ी पीते हैं तो ठीक है, 1 से ज़्यादा कप कॉफ़ी पीते हैं तो आपको हर कप कॉफ़ी के साथ 4 मिलीग्राम कैल्शियम आपके यूरिन में से बाहर निकल जाता है। तो आप अगर अपनी शरीर को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो सिगरेट से दूर रहें, शराब से दूर रहें, बहुत हाई प्रोटीन हाई डाइट ना लें, कोलास नहीं लें और मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट लें। धूप का सेवन ज़रूर करें और वो बहुत ज़रूरी है, और फिज़िकली एक्टिव रहें। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फिज़िकली एक्टिव रहना, क्योंकि अगर आप फिज़िकली एक्टिव रहते तो आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी जो आपको जल्दी गिरने नहीं देंगी, और अगर भगवान ना करे आप गिर गए तो आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी जो शायद एक बार टूटने पे नहीं गिरे। और अगर आप इतने फ्रेजाइल हैं कि वो गिरने ही हड्डी टूटने का खतरा है तो हमने कुछ ऐसी डिवाइसेस इजाद की हैं जिनके यूज़ से आप गिरने पे भी हड्डियों को टूटने से बचा सकते हैं। Very rightly pointed out, doctor, that exercise is important. Nothing in excess is what we should be doing. हर चीज़ limited and balanced तरीके से follow करें। डॉक्टर आपने अभी भी बताया about the devices जिससे हम actually किसी injury होने पर भी उनको ठीक कर सकते हैं. So what are those devices like? So हमने इंजीनियर्स के साथ में, IIT वालों के साथ में भी पहले हमने एक गारमेंट डिज़ाइन किया, एक अंडरवियर जो कि साइड से पैडेड था। देखिए जब आप गिरते हैं तो सबसे ज़्यादा खतरनाक जो फ्रैक्चर होता है वो कूल्हे का फ्रैक्चर होता है, क्योंकि आप बेड पे पड़ जाते हैं और आप खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते। और कोई भी वृद्ध व्यक्ति अगर बेड पे पड़ गया तो बहुत जल्दी उसको बेड सोर, टांगों में ब्लड वेसल्स में क्लॉट्स, छाती में निमोनिया, यूरिन में इन्फेक्शन, इतना कुछ होगा कि बहुत ही जल्दी वो
उनका स्वर्गवास हो जाएगा। तो ऐसे में अगर हम गिरते हैं और कोई ऐसा कुशन हो जो हमारे हिप को टूटने से बचा ले, तो उसको हम हिप प्रोटेक्टर कहते हैं। तो हमने इंजीनियर्स के साथ एक डिवाइस बनाई है जिसमें कि एक बेल्ट है और उसमें साइड में एयर बैग्स हैं। एयर बैग से समझना आसान है आपको। जो ही कोई व्यक्ति गिरता है तो वो मूवमेंट से, जिस तरह से इम्पैक्ट से कार में एयर बैग खुल जाते हैं, वो मूवमेंट जो ही वो सेंसर डिटेक्ट करेगा कि बाबूजी गिर रहे एक साइड पे, वो उसको एयर बैग को इन्फ्लेट कर दे। तो जब आप गिरेंगे तो आप एयर बैग पे गिरेंगे, ना कि हार्ड फर्श पे। दूसरी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, उससे आपको ये पता लगेगा कि फिजिकली फिट रहना और आपकी कोऑर्डिनेशन और मसल की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। जब आप 40 से 50 की उम्र के बीच में होते हैं और आप गिरते हैं तो आपकी रिफ्लेक्सेस बड़ी अच्छी होती हैं, आप मेंटली बड़े अलर्ट होते हैं। तो आप तेज़ी से हाथ नीचे रखते हैं तो क्या होता है, अगर आप लेडी भी हैं, आपको मेनोपॉज भी हो गया या जल्दी हो गया या मदर को भी था, आप रिस्क पे थे, आपकी कलाई की हड्डी टूटेगी। ठीक है। अब वही व्यक्ति अगर 80 साल की उम्र में गिरता है या 70 साल की उम्र में गिरता है, अब रिफ्लेक्सेस इतने शार्प नहीं है, तो जब वो गिरने लगे साइड पे तो हाथ इतनी तेजी से नहीं आएगा नीचे, और हाथ के नीचे पहुंचने से पहले कूल्हा नीचे पहुंचेगा और कूल्हा टूट जाएगा, और जो कि उससे 1000 गुना ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप में 80 साल की उम्र में 40 और 50 वाली एजिलिटी है, अगर आप इतने अलर्ट हैं, आपकी रिफ्लेक्सेस अच्छी हैं, तो आप 80 साल पे गिर के भी कलाई ही तोड़ेंगे, कूल्हा नहीं तोड़ेंगे। और अगर आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या आपकी मूवमेंट स्लो हो गई है, पार्किंसनिज्म हो गया है और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई है, मसल वीक हो गए हैं, एक और चीज़ जिसके बारे में हम बात करें, सार्कोपीनिया, मतलब लॉस ऑफ मसल, जो आपने देखा होगा बहुत सारी डायबिटीज़ में और मैल न्यूट्रिशन में, बहुत कंडीशन में होता है। तो अगर मसल मास लॉस हो गया तो आप गिरते समय अपने फॉल को ब्रेक नहीं कर पाएंगे और तब वो आपको फिर कूल्हा फ्रैक्चर होगा। तो एक मोटो जो है वो हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, उन्होंने दिया है ब्रेक द फॉल नॉट द बोन। और या एक और प्रॉब्लम होती है ऑस्टियोपोरोसिस में कि अगर ऑस्टियोपोरोसिस में एक फ्रैक्चर हुआ तो जिस तरह से डोमिनो इफेक्ट होता है, आप एक साइकिल स्टैंड पे एक साइकिल गिरती है तो दूसरी गिरती है, फिर तीसरी गिरती है, फिर सब गिरती चली जाती है। या झरना होता है तो ऊपर से पानी चलता है तो गिरता है, फिर गिरता है, फिर गिरता है, फिर गिरता है। तो इसको फ्रैक्चर कैस्केड बोलते हैं। तो एक फ्रैक्चर अगर हो गया आपको तो दूसरे का रिस्क 3 टाइम्स हो जाता है, तीसरे का रिस्क 5 टाइम्स हो जाता है और चौथे का रिस्क 10 टाइम्स हो जाता है। तो आपका रिस्क बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए एक और स्लोगन दिया गया है, स्टॉप एट 1। एक हो गया, आपको नहीं पता था आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, आपकी हड्डियां कमजोर हैं, इट इज कॉल्ड ए साइलेंट थीफ। ये आपकी सारी हड्डी निकाल के ले जाएगा और आपको कुछ पता भी नहीं लगेगा, आपको दर्द तक नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। पहली बार आपको पता लगेगा ऑस्टियोपोरोसिस है जब आप गिरेंगे और हड्डी टूट जाएगी और डॉक्टर बोलेगा अरे आपकी तो बोन्स बहुत वीक है। तो पता लगेगा कि आपको मेनोपॉज तो 40 साल की उम्र में हो गया था, क्योंकि ब्लीडिंग होती थी, हिस्टेक्टमी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, और कुछ हुआ नहीं, किसी ने बताया नहीं। आप 50 के हुए या 48 के हुए और हड्डी टूट गई, तब पता लगा आपको कि सिम्टम तो हुआ ही नहीं। तो ये साइलेंट थीफ है। तो एक हो सकता है कि आपको नहीं पता लगे, एक हो गया, लेकिन एक होने के बाद दूसरा नहीं होने देना है। तो स्टॉप एट वंस मीन्स स्टॉप एट 1, नो मोर फ्रैक्चर आफ्टर द फर्स्ट फ्रैक्चर। So, doctor, I think that was a really powerful message of stopping at 1. पहले ही इंस्टेंस में जहां आपको कोई फॉल या कोई भी तकलीफ हो, stop at it, reach out to the doctor because that's your sign to reach out for a treatment. So, डॉक्टर, अगर हिप प्रोटेक्टर्स की बात करें, सो अगर हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहें, व्हाट इज द राइट टाइम टू एक्चुअली यूज अ हिप प्रोटेक्टर? इज इट बिकॉज ऑफ अ फॉल या एज के साथ उसकी ज़रूरत होती है? क्या है, अगर उसके बारे में आप सुझाव दे सकें? आपने बिल्कुल बता दिया, काफ़ी जवाब आपके सवाल में ही था कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट वो है, मैंने बताया जो गिरा उसने अपने कार्ड्स दिखा दिया आपको। गिरने से बहुत चीज़ें होती है। एक तो ये अनलेस कि वो बिल्कुल एनवायरनमेंट था और एनवायरमेंटल था कि कोई रग ही पड़ा था, कालीन लूज था या कोई खिलौना पड़ा था, कुछ तार थी, तो बात अलग है। अगर आप
गिरे और आप हमें पता लगा कि आपने कहा मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे चक्कर आया, क्या हुआ, मैं गिर गई। तो अगर आप गिर गए तो फिर आपको एक और चीज़ डेवलप होती है जिसको बोलते हैं फियर ऑफ फॉल। तो जो इंसान एक बार गिर जाता है वो बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाता है, उसको फियर ऑफ फॉल हो जाता है, वो चलने से डरता है, वो घबराता है कि मैं कहीं गिर नहीं जाऊं, और धीरे धीरे वो अपनी एम्बुलेशन ही या वॉकिंग ही कम कर देता है कि मैं गिर ना जाऊं, और जिससे और बुरा इफ़ेक्ट होता है कि आप कम चलेंगे तो आपकी हड्डियां और कमज़ोर होंगी। तो फॉल से फियर ऑफ फॉल होता है। तो इसलिए इस बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको फॉल हुआ है तो आप ये कॉन्फिडेंस पेशेंट को दें कि कोई बात नहीं, अगर आप गिर भी गए तो आपको कोई मेजर इंजरी नहीं होगी, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि आपकी हड्डियों को प्रोटेक्ट करें। तो जो लोग गिर गए हैं, जिनको फियर ऑफ फॉल है, जिनको कुछ ट्रेमर्स है, बैलेंस की प्रॉब्लम है, जो वैसे मैंने बताया कि एल्डरली लोग हैं, अकेले रहते हैं, जो एल्जाइमर्स है, डिमेंशिया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें अब देखिए ऐसा है कि मेरे दादा हैं अगर, और उनकी उम्र 100 साल की हो गई है, तो मैं ये तो नहीं अब हो सकता है कि मुझे पहचानते भी ना हो, पर मैं ये तो नहीं चाहूँगा कि उनकी हड्डी टूट जाए और वो पेन में रहें और अस्पताल में अपने आखिरी दिन बिताएं जहाँ पे कुछ ऑपरेशन करने पड़े उनके, और वो तो इसलिए जहाँ पे ये आइडेंटिफिकेशन होती है और कई तरीके से होती है, जैसे कि मैंने बताया आपको मसल बहुत वीक है ना, कोई आप और बहुत सारे हमारे पास टेस्ट भी है, मैंने बताया, तो टेस्ट से पता लगता है कि बैलेंस में प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोगों को प्रिएम्प्टिवली, प्रोटेक्टिवली, अपना प्रोएक्टिवली ऐसी डिवाइसेस यूज़ करनी चाहिए जिनसे उनके गिरने का रिस्क कम हो जाए और गिरने पे हड्डी टूटने का रिस्क कम हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर। अगर किसी की भी फैमिली में अगर वो देखते हैं कि उनके फैमिली मेंबर्स को इस तरह की कोई तकलीफ है, कोई बीमारी से जूझ रहे हैं, सो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे डिवाइसेस अवेलेबल हैं जिससे उनको मदद मिल सकती है, उनका ट्रीटमेंट सही तरीके से हो सकता है। सो प्लीज़ डू नॉट डिले द ट्रीटमेंट, रीच आउट टू योर डॉक्टर एंड गेट द नेसेसरी apparatus and instrument. Thank you. I think this is an excellent innovation, hip protector के बारे में अगर हम बात करें और कितना बेनिफिट हो सकता है हमारे पेशेंट्स और हमारे व्यूअर्स को उसे यूज़ करने से। सो आई वाज रियली इंटरेस्टेड टू नो कि क्या ये हिप प्रोटेक्टर आप ही ने डेवलप किया है? जी, और वो पेटेंट भी मेरा और जो मेरे साथ इंजीनियर्स इन्वॉल्व थे उनके नाम पे है, और अब कमर्शियली अवेलेबल भी है। और सारे जो लोग जो देख रहे हैं, अगर वो चाहें तो नीचे जो स्क्रीन पे आपके फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी है, वहाँ से आप इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हिप प्रोटेक्टर भी ले सकते हैं। So I think this is a game changer, technology and introduction in the medical fraternity, doctor. So thank you very much ऐसा कुछ डेवलप करने के लिए, and I'm sure हमारे पेशेंट्स इससे बहुत बेनिफिट करेंगे और हम कई लोगों को बचा सकते हैं, because we just spoke about fall being the 6th most important factor in leading to death. So एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से अगर आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं, so this is really a game changer in the medical industry. So thank you very much, doctor, for developing something like this. Thank you. सो डॉक्टर, इस पॉडकास्ट के द्वारा आई थिंक हमने काफ़ी सारी बातें करी, डाइट की इम्पोर्टेंस, एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस, बचाव की इम्पोर्टेंस। पर चलते चलते अगर आप कुछ और सुझाव हमारे सीनियर सिटीजन्स को देना चाहें, कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज या कोई भी चीज़ जो वो कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। तो एक्सरसाइजेज जो होती है ना, वो एज के हिसाब से होती है। हालांकि आपने स्पेसिफिकली ओल्ड एज के लिए बताया, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जैसी हमारी हड्डियों की स्ट्रेंथ है उसी के हिसाब से हम एक्सरसाइज बताते हैं। तो जो जीवन के पहले 25 से 30 वर्ष है उसमें हड्डी बन रही होती है। तो जितना ज़्यादा आप खेल कूद, स्किपिंग, जंपिंग, रनिंग, जॉगिंग, टेनिस, बैडमिंटन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जितना भी ट्रैम्पोलिन, एरोबिक्स जो भी करेंगे जिसमें हड्डियों पे जोर पड़ा है, तो वो सब आपकी हड्डी को बढ़ाने में या आपका बोन बैंक को मजबूत करने में काम करेगी। क्योंकि जब एक बार पीक बोन मास पहुंच जाएगा आपका 3rd डेकेड में 25 से 30 साल के बीच में, उसके बाद वो सिर्फ डाउन ही डाउन जाएगा, उसके बाद हड्डी बनती नहीं है। तो जो हम बोन फॉर्मिंग ईयर्स हैं उसमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जैसे स्पोर्ट्स, खेलना, हर तरह की आपको कोई एक्सरसाइज बनानी है। जब आप उसके बाद 25 से लेके से 45
साल की उम्र तक या मेनोपॉज की उम्र तक लेडीज़ में, तब आपको वो एक्सरसाइज करनी है जो आप इनको मेंटेन कर सकें। अगेन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं, आप जॉगिंग वॉकिंग, दे आर वेरी गुड एक्सरसाइज, सब बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब आप उसके बाद में आपको ऑस्टियोपीडिया हो गया, तो आप हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज बंद करेंगे। हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज नहीं करनी है जिसमें बहुत इम्पैक्ट से लोड पड़ता हो, लैंड करते हो, वो नहीं करनी है। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया तो फिर आपको थोड़ी और जेंटलर एक्सरसाइज करनी है, उसमें आपको फिर ये सब हैवी एक्सरसाइज नहीं करती है। फिर आप थोड़ा कुछ योगा में कुछ आसन होते हैं, तड़ासन जैसे खड़े होकर कर सकते हैं, पिलाते कर सकते हैं आप, इस तरह की एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ऑस्टियोपोरोटिक हैं जिनकी हड्डी भी टूट चुकी है, फिर तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही मेनली करनी है और कोई भी हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज नहीं करनी है। क्योंकि आप ये बात समझ लें, हमने ऐसा भी ऑस्टियोपोरोसिस देखा है जिसमें खांसी आने से फ्रैक्चर हो गया पीठ में, हमने ऐसा भी ऑस्टियोपोरोसिस देखा है जिसमें झुक के भारी वजन उठाने से फ्रैक्चर हो गया पीठ में, और हमने ऐसा भी ऑस्टियोपोरोसिस देखा है जिसमें बिस्तर में करवट लेने से थाई बोन का फ्रैक्चर हो गया। तो हम सबका ये कर्तव्य है कि सिर्फ अपने शरीर के लिए नहीं, जब हम वृद्ध हो जाते हैं और हमें अस्पताल जाना पड़ता है तो हमारे साथ एक युवा व्यक्ति भी अपना कामकाज छोड़ के, रोजी रोटी छोड़ के, डे ऑफ वर्क से लेके हमारे साथ जाता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन। तो परिवार की समृद्धि के लिए भी और तकलीफ से बचने के लिए भी जितने भी बुजुर्ग हैं वो जितना अच्छा अपना ख्याल रखेंगे, अपनी हड्डियों का ख्याल रखेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, उतना ही एक्चुअली उनके परिवार की और उनकी फैमिली की प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने कई सारे सुझाव दिए। आज के पॉडकास्ट से हमें कई सारी इन्फॉर्मेशन मिली है किस तरीके से हम अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स। सही टाइम पर सही इलाज लें, फिजिकली एक्टिव रहें, अपनी डाइट का ध्यान रखें, स्टॉप एट वन, पहले ही लक्षण पर जाएं, डॉक्टर को अप्रोच करें, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, बचाव रखें। आई थिंक इस तरह के कई सारे सुझाव देने के लिए डॉक्टर थैंक यू वेरी मच। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारे साथ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन ऑन बोन एंड जॉइंट हेल्थ, डू ट्यून इन टू डॉक्टर राजेश मल्होत्रा's podcast. We're available on YouTube, Instagram, Twitter and Facebook. आज के लिए केवल इतना ही, बट और इन्फॉर्मेशन के लिए हम जल्द ही मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।